नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, समाप्त होने के बाद उसके बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं, बहुत सी तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। अब ये समय है जब उस आंदोलन के बारे में एक विश्लेषण तथ्यपरक किया जा सकता है। अभी तक वैचारिक आधार पर और उनकी मंशा को लेकर, उनकी नीयत को लेकर विश्लेषण हो रहे थे, लेकिन कुछ तथ्यों की रोशनी में अगर उसको जानने की, समझने की कोशिश करें तो एक और तस्वीर उभर कर आती है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 2873 लोगों की पहचान हुई है जो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। और आपराधिक बैकग्राउंड मतलब जिन पर हत्या का आरोप है, हत्या के प्रयास का आरोप है, जिन पर महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों पर अत्याचार का आरोप है, जिन पर डकैती और अपहरण का आरोप है, जिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत और कार्रवाई का आरोप है। इस तरह के लोगों को जो दिल्ली पुलिस का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है या फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा है, उसके जरिए किया गया। और ये केवल 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच का आंकड़ा है। उससे पहले कितने लोग रहे होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आप इससे समझिए कि जितने लोगों को ये कैमरा कैप्चर कर पाया, उनमें से इतने लोग हैं। 20 तारीख को जब संसद मार्च की कॉल दी गई थी, पहली बात तो ये जंतर मंतर पर धरने की परमिशन थी, संसद मार्च की परमिशन नहीं थी। पहला कानून ये तोड़ा। तो क्या जो आयोजक थे उनको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? उनकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? हिंसा हुई, कोई भी आंदोलन होता है, अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कहते हैं कि जो आंदोलन की कॉल देगा, जो आंदोलन चलाएगा, बुलाएगा, अगर उसमें हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। ऐसे भी कानून राज्यों में बन गए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी कीमत वसूली जाएगी। अब आप देखिए कि ये एकदम से पूरा दृश्य जो है शिफ्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। तो पहली बात तो ये कही दिल्ली पुलिस से कि आपके पास जितने रिकॉर्ड हैं, चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड हों या दूसरी तरह के, आपकी जो कंट्रोल रूम की लॉग बुक है, इन सबको सुरक्षित रखिए। दूसरा कहा, सारे विद्यार्थियों को जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनको रिहा कर दीजिए और उनके खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है 7 राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को कहा है कि वो अपने वकील के माध्यम से अपने को रिप्रेजेंट करें। 3 अगस्त को इसकी फिर सुनवाई होगी। उन्होंने संकेत दिया कि किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में इसकी जांच हो सकती है इस पूरे मामले की। 3 पक्ष थे इसमें। एक जो है कॉकरोच जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन पर हिंसा का आरोप है, दूसरे दिल्ली पुलिस जिसने कार्रवाई की जरूरत पड़ने पर, और तीसरा वो पक्ष दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी घायल हुए उनके परिवार के लोग। अब ये तीनों पक्ष जो है, तीनों स्टेक होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी अग्नि परीक्षा मानता हूं। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो तय करेगा कि भविष्य में आंदोलन किस तरह के होंगे। क्या उसमें हिंसा की छूट होगी? कौन सा ऐसा समय आए जब पुलिस को बल प्रयोग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? क्या संसद में घुसने की कोशिश करने पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए? पुलिस बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस बात की आपको अनुमति न मिली हो वो काम आप करने जा रहे हो, तो क्या फिर पुलिस एक्शन नहीं होना चाहिए? ये सारे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, या वो जो जांच कमेटी बिठाएगी पूर्व सीजेआई की अध्यक्षता में, उसको बताना होगा। लेकिन उससे बड़ी बात आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन की फंडिंग हो रही थी। इस आंदोलन में 3 बातें चर्चा का विषय बनी देश में, दुनिया में। एक चर्चा ये हुई कि एक आदमी अमेरिका से आया जो कुछ समय पहले तक, यानी जो 2025 का विधानसभा चुनाव था दिल्ली का,
उसके लिए वो अमेरिका से 6 महीने की छुट्टी लेकर आया था आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुका है और दिल्ली सरकार के पेरोल पर था अमेरिका जाने से पहले। वो व्यक्ति जो है ऑनलाइन एक पार्टी बनाता है और आंदोलन के लिए आकर धरने पर बैठ जाता है। अब इसका और सोनम वांगचुक का संबंध कैसे बना, कैसे दोनों एक साथ आए, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन इतनी स्पष्टता अब दिखाई दे रही कि अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। सोनम वांगचुक ने इन लोगों से पल्ला झाड़ लिया और इन लोगों ने सोनम वांगचुक से पल्ला झाड़ लिया। अब ये जो पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं दिल्ली में और दूसरे राज्यों में, उसके लिए वकीलों की टीम सामने आ रही है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं कपिल सिब्बल। आप याद रखिए, कपिल सिब्बल हर उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए आगे आते हैं जो सनातन के विरोध में हो, हिंदू विरोध में हो और देश विरोध में भी हो। अर्बन नक्सल्स का भी वो साथ देते हैं। आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ने से रोकने के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने कहा मैं अपनी ओर से इस लीगल एड के लिए जो है इन आंदोलनकारियों के लिए 1 करोड़ रुपए देता हूं। किसी गरीब का भी केस मुफ्त में लड़ा क्या कपिल सिब्बल ने? और बाकी अपने वकील समुदाय से अपील की है कि आप लोग भी कंट्रीब्यूट कीजिए, सहायता कीजिए। चर्चा का विषय जो दूसरा था कि कितना खाना आया। आपने अपने जीवन में जो देखा होगा और जो पढ़ा और सुना होगा, उसमें कभी नहीं सुना होगा कि आंदोलनकारियों के खाने की इतनी चर्चा हुई हो। क्यों चर्चा हुई? आंदोलनकारी है, भूख लगती है, प्यास लगती है, खाएंगे पिएंगे। हर आंदोलन में खाने पीने का प्रबंध होता है। जो भी आयोजक होते हैं आंदोलन के, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो आयोजक थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मुस्लिम देशों से फूड ऑर्डर आ रहे थे, जोमेटो स्विगी पर जो ऑर्डर दिए जा रहे थे उनका पेमेंट विदेशों से हो रहा था और उनमें से भी ज्यादातर या बल्कि कहें सब के सब मुस्लिम देश थे। आखिर क्यों? नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इससे मुस्लिम देशों का क्या संबंध है? और ऐसे व्यक्ति का क्यों साथ दे रहे हैं जो इस मुद्दे की आड़ में एक अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? अभिजीत दीपके और उनके साथी, उनमें से कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई नीट परीक्षा का परीक्षार्थी नहीं था। तो उनका सीधे नीट के एग्जामिनेशन सिस्टम या एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं था। उनको एक मुद्दा चाहिए था देश में अराजकता पैदा करने के लिए। एक सज्जन थे जुनैद भाई, वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाते हैं। वो रोज 12 लाख रुपए का खाना वहां पर बांटते थे मुफ्त में। सवाल यह है कि पैसा कौन दे रहा था? मोबाइल रिपेयर शॉप चलाने वाला एक छोटा सा व्यक्ति इतना पैसा लगातार 36 दिन तक कैसे खर्च कर सकता है? ये जो मुस्लिम देशों से आ रहा था पैसा, उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर आंदोलनकारी हमला करें, यह पहली बार हुआ। आंदोलनकारी मेन स्ट्रीम मीडिया या मीडिया का स्वागत करते हैं क्योंकि वो उन्हीं की तस्वीर दिखाने के लिए, उनका पक्ष लोगों के सामने रखने के लिए आते हैं। और सबसे बुरा व्यवहार हुआ महिला रिपोर्टर्स के साथ। और तीसरा जो सबसे बड़ा मामला है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो आंदोलन में शामिल लड़कियों की गालीबाजी। जिस तरह से गालियां दी उन्होंने देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को दी है और सामान्य तौर पर जिस तरह की गालियां दी हैं, पुरुष भी वैसी गालियां देने में शर्माएंगे और कम से कम सार्वजनिक रूप से देने से तो बिल्कुल बचेंगे। इस तरह की गालियां दी गई। तो इस आंदोलन का उद्देश्य छात्रों से या नीट परीक्षा से या नीट परीक्षा के पेपर लीक से कुछ भी नहीं था। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये जेन जी जो कहा जा रहा है उसका आंदोलन ही नहीं था। इसमें जेन जी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। कुछ जो तमाशबीन या अपने साथियों के दबाव में आ गए थोड़े से, उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं इसमें जो बहुमत शामिल था उसकी बात कर रहा हूं।
एस गुरुमूर्ति, जो तुगलक पत्रिका तमिल में निकलती है चेन्नई से, उसके संपादक हैं। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं सोशल मीडिया पर कि किन किन तीर्थ स्थानों पर जेन जी की कितनी संख्या पहुंच रही है पिछले 10-12 सालों में। उन्होंने कहा 50% जेन जी के लोग इन तीर्थ यात्राओं में शामिल होते हैं। और आप देखिए, देश में जितने भी बड़े मंदिर हैं, खासतौर से आप अयोध्या में राम जन्मभूमि की बात कर लीजिए, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर लीजिए, और दूसरे धार्मिक स्थानों की बात कर लीजिए, वहां जेन जी के लोगों का जाना लगातार बढ़ रहा है। तो इसका क्या संकेत है? ऐसा नहीं है कि ये लोग धार्मिक हो गए हैं और गले में जो है घंटा बांधकर घूम रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। इसका मतलब है ये जो लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्राओं पर, मंदिरों में, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये जो आपने जंतर मंतर पर देखा, ये संस्कृति से कटे हुए लोग थे। इनको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, इससे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने किस तरह की तस्वीर पेश की दुनिया के सामने भारत के युवाओं की। सबसे बड़ा धक्का अगर किसी की छवि को पहुंचा है तो भारत के युवाओं की छवि को। ये भारत के युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेकिन विडंबना देखिए कि मेन स्ट्रीम जो है युवाओं का, वो फ्रिंज बन गया, और जो फ्रिंज था वो उसकी मेन स्ट्रीमिंग हो गई। जिस तरह से इनको छात्र नेता के रूप में दिखाया जा रहा है, इनकी वाहवाही हो रही है मीडिया के एक बड़े सेक्शन द्वारा, उससे पता चलता है कि मीडिया में, इन मीडिया संस्थानों में जो लोग हैं, उनको भारतीय संस्कृति से, भारतीय सभ्यता से, भारत के नैतिक मूल्यों से, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वरना ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन क्यों होता, जिसका कोई अपना न तो नैतिक स्टैंड है, न कोई पॉलिटिकल स्टैंड है खुले तौर पर, छिपे तौर पर तो दिखाई दे रहा है धीरे धीरे, और जिसके साथ लोग नहीं हैं। जो अंदाजा है 20 जुलाई को सबसे ज्यादा लोग आए, और उसके बारे में इन्हीं लोगों का अनुमान है कि 20,000 से 50,000 लोग थे। देश का 50 करोड़ युवा तीर्थ यात्राओं पर जाता है, मंदिरों में जाता है, और जंतर मंतर पर कितने युवा थे उसका जो है 1% भी नहीं। लेकिन पेश इस तरह से तस्वीर की गई कि ये सारे युवाओं को, देश के सारे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। युवा वर्ग जो है वो स्टार्टअप शुरू कर रहा है, वो स्पेस रिसर्च में जा रहा है, वो नए नए इनोवेशन कर रहा है। उसको इन सब चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। जो बेकार हैं, या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयबल हैं, ऐसे लोग यहां पर आते हैं। उनका लालच ये होता है कि उनको खाने को मिलेगा, जितने दिन आंदोलन चलेगा कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत से लोगों को तो पैसा देकर, ऐसे भी किस्से हैं कि दूसरे शहरों से हवाई टिकट भेजकर, होटल में रुकने का प्रबंध करके, उसका खर्चा उठाकर उनको बुलाया गया कि आंदोलन में शामिल होइए। और किस किस तरह के आंदोलन में शामिल हुए लोग, इसमें मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए, इसमें ईसाई समाज के लोग शामिल हुए, जिनका नीट से या शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। किसी ने कहा कि भाई निहंग भी शामिल हुए। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी निहंग ने कभी किसी हिंदू का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की? किसी हिंदू युवती को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश की? तो दोनों में फर्क करना सीखिए। और फिर कह रहा हूं कि शत्रु बोध का अभाव सबसे बड़ा संकट है इस समय देश का। फिर से याद कीजिए, हमारे पूर्व सीडीएस जनरल रावत साहब ने क्या कहा था कि हमको आने वाले समय में 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़नी होगी, एक पाकिस्तान, एक चीन, और आधा अपने देश में जो लोग हैं। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये आधा नहीं है, ये पूरा है। अर्बन नक्सल्स जो है, उन्होंने अपना कलेवर बदल लिया है, तेवर नहीं बदला है। अगर मंच पर इस देश की बर्बादी
हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ नारे लगते हैं तो इसका मतलब ये इस देश के हित चाहने वाले नहीं है। लेकिन सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे याद आया भगवान कृष्ण के जीवन का एक प्रसंग। जरासंध ने भगवान कृष्ण के राज्य पर 17 बार हमला किया और 17 बार भगवान कृष्ण ने उसकी पूरी सेना को खत्म कर दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। बलराम जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? बार बार वो आता है, हमला करता है, उसको हरा देते हो, फिर भी उसको छोड़ देते हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ देते हैं, हम अपना काम आसान करने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे मालूम है कि ये जिंदा रहेगा तो देश में घूम घूम कर मेरे विरोधियों को, मेरे शत्रुओं को इकट्ठा करेगा, फिर सेना खड़ी करेगा, फिर लड़ने आएगा। तो मुझे अपने शत्रुओं को खोज कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मेरे सारे शत्रुओं को ये एक जगह लेकर आता है और मुझे मारने में आसानी होती है। तो गुजरात में ही द्वारका है जो भगवान कृष्ण की कर्म भूमि थी, और नरेंद्र मोदी भी वहीं से आते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो भगवान कृष्ण की नीति पर चल रहे हैं या ऐसी योजना बनाई थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि देश के जितने शत्रु हैं, जितने देश विरोधी तत्व हैं, वो सब बिलों से निकलकर बाहर आ गए। सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। सरकार के लिए इनकी पहचान का संकट नहीं रह गया। सरकार के पास इस आंदोलन 36 दिन के आंदोलन के दौरान जितना डेटा इकट्ठा हुआ है वो काफी है बहुत समय तक इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। वो आधार है और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कह पाया कि जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है उनको भी आप रिहा कर दीजिए या उनके खिलाफ एफआईआर वापस ले लीजिए। लेकिन अभी 3 अगस्त को सुनवाई है अगली, और उसके बाद जब फैसला आएगा तब तक मैं इंतजार करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या होता है। तो देश के दुश्मन सब निकलकर बाहर आ गए, जो देश के अंदर हैं और जो देश के बाहर हैं। मालूम तो इन सब के बारे में पहले भी था, लेकिन एक साथ इनका आना इसकी पुष्टि करता है। अगर कोई संदेह था किसी को लेकर तो वो सब दूर हो गया है। धरना स्थल पर कौन कौन लोग आए, किस तरह के लोग आए, उससे आप समझ जाइए कि इनका मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। इनका मात्र एक उद्देश्य है, भारत में अराजकता पैदा करना। वरना इनका चरित्र देखिए। आंदोलन किसके नाम पर शुरू किया कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उससे हताश होकर कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली उनकी सहानुभूति में, और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद 5 स्टार होटल में जश्न मना रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति है? किस तरह की संवेदना रखते हैं ये लोग? तो इनको उन छात्रों से या उनके परिवारों से जिन्होंने आत्महत्या की और उनके परिवार, उनमें से किसी से कोई सहानुभूति नहीं है। इनको एक एजेंडा दिया गया था, एक काम दिया गया था, और इनको लग रहा है कि उसमें सफल हो गए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को वो ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि इस इस्तीफे के बाद उन्होंने अपने गले में फंदा डाल लिया है। अब उस फंदे को कसने की जरूरत है। अब हल्ला मचा रहे हैं कि सरकार सबको रिहा करे। सरकार सबको रिहा नहीं करेगी और कर नहीं सकती है। एफआईआर सरकार वापस ले नहीं सकती है, वो अदालत ही लेगी। तो इसलिए जो लोग इसमें शामिल थे, खासतौर से उनकी बात कर रहा हूं, जो हिंसक गतिविधियों में शामिल थे, उनके खिलाफ तो मुकदमा चलेगा ही और उनको सजा मिलेगी ही। और धीरे धीरे उनके आका भी सामने आएंगे। अभी ये जो अभिजीत दीप के छिप छिपा कर खेल खेल रहे हैं, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो उसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे वो तमाम शक्तियां हैं, किसी का नाम लिए बिना कह रहा हूं, वो तमाम शक्तियां हैं जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। उनके इस लक्ष्य के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा ये सरकार है और ये प्रधानमंत्री है। इनका लक्ष्य जो है इस सरकार को गिराना और प्रधानमंत्री को हटाना है। लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कि इन्होंने किससे पंगा ले लिया है।
आने वाले समय में आपको अंदाजा लगेगा कि जिस मोड़ पर, जिस पॉइंट पर यह आंदोलन वापस हुआ है, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, उसका फायदा इन कथित आंदोलनकारियों को होगा या इनके विरोधियों को होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।